उत्तराखंड में अगस्त और सितंबर महीने में एक बार फिर प्रकृति का रौद्र रूप दिखाया है। चमोली, उत्तरकाशी, थराली, नंदानगर से लेकर देहरादून तक भूस्खलन, बादल फटने और बूंदसाव ने लोगों की जिंदगियों को तहस नहस कर दिया है। सैकड़ों लोग मारे गए या लापता हो गए, पुल टूट गए, बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई गांव उजड़ गए। लेकिन इन तबाही की तस्वीरों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई जो हैरान करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। इन भयानक आपदाओं में जहां पक्के मकान, सड़कें और सरकारी ढांचे एक कर गिर गए, वहीं प्राचीन मंदिर और पुराने घर आज भी पूरी मजबूती से खड़े हैं, जैसे समय उनके सामने ठहर गया हो। चाहे बात हो 2013 की केदारनाथ आपदा की या हालिया उत्तरकाशी की, कई मंदिर और प्राचीन आवासीय भवन ऐसे स्थानों पर सुरक्षित पाए गए जहां आधुनिक भवन चकनाचूर हो गए। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कारण वो पारंपरिक भवन निर्माण तकनीक है जिसे आज हम लगभग भूल चुके हैं। पुराने मकानों को स्थानीय पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बनाया जाता था। उनमें लचीलापन भी होता था और संतुलन भी। न नींव कमजोर होती थी, न छत भारी। भार का संतुलन इस तरह से किया जाता था कि एक हिस्से पर ज्यादा दबाव न पड़े। यही कारण है कि वो भूकंप हो या बाढ़, हर परिस्थिति में टिकी रहती थी। लेकिन आज हम बहुमंजिला इमारतें बना रही हैं, बिना भू सर्वेक्षण यानी लैंड सर्वे के। लोहे और सीमेंट का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही हैं, बिना ये देखे कि उस जमीन की क्षमता क्या है। और नतीजा बार बार प्राकृतिक आपदाएं और हर बार इंसानी जान माल का नुकसान। अब सवाल ये उठता है कि हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपरागत समझ को खो चुके हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि उत्तराखंड के भवन निर्माण के लिए एक अलग और स्थानीय नियमावली बनाई जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो क्या हमें फिर से प्रकृति के साथ जीने की कला नहीं सीखनी होगी? तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ भू वैज्ञानिक तिलक झा जी जुड़े हुए हैं। तिलक जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ सुदर्शन न्यूज में। बिल्कुल तिलक जी, हम देख रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में आपदाओं का दौर रहा है। जैसे ही मानसून की शुरुआत हुई, आपदाओं भरी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन उत्तराखंड में हर साल ये आपदा आती है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो प्रमुख वजह यही है कि वातावरण में जो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं वो एक प्रमुख कारण है। और दूसरी जो प्रमुख कारण है कि जो विकास का जो हमने मॉडल अपनाया है, जिसमें कहिए कि बहुत ही बेकदरी से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो आजकल के जो घर बन रहे हैं वो भी मान लीजिए बहुत ही अनसस्टेनेबल तरीके से बन रहे हैं। तो ये 3-4 अर्बनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो एक कहिए कि दौर शुरू हुआ है, जिसमें प्रकृति का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और जो मान लीजिए कि वैश्विक स्तर पे जो पर्यावरण में परिवर्तन बेइंतहा चल रहे हैं, ये 3 प्रमुख कारण है। और साथ में ये भी है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का दबाव है। बाकी जगहों पे भी अगर दिक्कतें बढ़ रही हैं तो उसका भी एक इंटरलिंकेज इफेक्ट होता है। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप उत्तराखंड की बात करें, जो हमारे हिमालय के जो क्षेत्र हैं, उसमें लगातार ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जैसे अगर आप इस बार उत्तराखंड की स्थिति देखें तो मतलब मॉनसून के लगभग 65% दिनों में, मतलब 2/3 जितने मॉनसून का जो दिन था उसमें हर दिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी बारिश हुई है। एक्सट्रीम वेदर रहा है, बारिश हुई है या बारिश का माहौल रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि आमतौर पर मान लीजिए 2000 आज से 3-4 साल पहले ही ये आंकड़े आधे हुआ करते थे। और उसकी जगह अगर मॉनसून में हर 10 दिन में से अगर आपके 6-7 दिन अगर लगातार बारिश हो तो मिट्टी के पास उतनी क्षमता बचती नहीं है कि वो उसको सोखे, वो पानी को मान लीजिए अब्जॉर्ब करे, उसको सही से नदियां उसको ले जा सकें नीचे। तो फिर इसी का परिणाम है कि जो हमने 5 अगस्त को धराली जैसी घटनाएं देखी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और कहिए कि पूरा इलाका जो है वो एक हिसाब से बह गया। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे यही कारण है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत कम समय में हो रही है और लगातार हो रही है। तो ये तमाम कारण है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा घटनाएं देख रहे हैं।
और ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इसमें जान माल की हानि होती है, जो भी हम बना रहे हैं उस सभी चीजों की हानि होती है। बिल्कुल तिलक जी, जान माल की हानि होती है, साथ ही साथ कई ऐसे घर होते हैं कि घर के घर तबाह हो जाते हैं। तस्वीरें सामने आती है कि बाढ़ आती है, बारिश आती है, पूरा घर बह जाता है, लोग रह जाते हैं, एक साथ ही लोग बह जाते हैं। ऐसी कई हैरान कर देने वाली उत्तराखंड से तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन हम प्राचीन मंदिरों की बात करते हैं, चाहे भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, लेकिन वो अडिग रहते हैं। इससे क्या सीख हमें मिलती है? एक तो पहले ये बात आ जाती है सामने। अगर हम दूसरी तरीके से हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तो क्या पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर में और अब के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया है? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो प्रमुख इसमें अंतर यह है कि पहले जो मंदिर बनते थे, उन मंदिरों में जो स्थानीय स्तर पर जो पत्थर, चूना, मिट्टी, लकड़ी, उसका उपयोग किया जाता था। तो उसका ये होता था कि वो वहां के वातावरण के हिसाब से उसकी क्षमता बेहतर होती थी। जैसे कि ये भी कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए स्थानीय स्तर से अगर आप चीजें लेते हैं, तो हिमालय के प्रांत में, उत्तराखंड जैसे प्रांतों में, वो मान लीजिए कि सांस लेने वाले होते हैं, वो टेम्परेचर को बैलेंस कर पाते हैं, वहां की जो नमी है वातावरण में, उसको वो ज्यादा बेहतर तरीके से झेल पाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि वो टिकते ज्यादा है। एक दूसरी बात इसमें यह भी है कि आजकल जो सीमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें उसकी एक तो उसकी क्षमता कम हो जाती है, जीवन कम हो जाता है, और दबाव पड़ते ही उसमें क्रैक आने लगते हैं। तो इसलिए आप अगर देखेंगे तो हजार हजार पुराने साल जो मान लीजिए कि स्ट्रक्चर हैं, वो टिके रहते हैं, और हाल फिलहाल में जो बनते हैं वो नहीं टिकते हैं। दूसरा, जो सामान्य लोग रहते थे, अगर आप उनकी भी रहने की, उनके घर बनाने के तरीके अगर आप जो ट्रेडिशनल तरीके थे उनमें देखें, तो लकड़ी के जो है वो घर बनाते थे, उसमें पत्थरों का थोड़ा बहुत काम होता था, और मुख्य रूप से लकड़ी आधार होता था, जो कि भूकंप इत्यादि में भी काफी टिकता था, और हल्का होता है। इसके कारण उसमें जानमाल की हानि कम होती है, और पर्यावरण के हिसाब से चूंकि लकड़ी वहां पे ज्यादा सुटेबल है, तो इसलिए वो बारिश इत्यादि में भी उसका टिकाव होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मान लीजिए जो इससे पहले भी, जो 90 के दशकों में भी, जो जैसे 91 में कहा जाता है कि उत्तराखंड में भूकंप भी आया था, तो जो वहां के जो घर थे, वो जो ट्रेडिशनल घर थे, उन लोगों की क्षमता उस चीजों को झेलने की, उनके सामने टिके रहने की ज्यादा होती थी। एक और जो प्रमुख चीज देखने को मिलता है कि जो ट्रेडिशनल जो घर बनते थे, वो एक थोड़ा सा उठा हुआ मान लीजिए कि होता था सड़क के लेवल से, तो मतलब मिट्टी के, पत्थर के प्लिंथ पे जो घर बनते थे, तो उससे भी बाढ़ में या फिर जो नमी ज्यादा होती है, तो उसमें उसे बचने में, और जो छत होते थे वो झुकाव वाले होते थे, जिससे वहां पे मान लीजिए कि पानी ज्यादा टिकना नहीं है, तो वो मान लीजिए बारिश में भी, और जो ठंड के मौसम में जब बर्फ गिरती है, तो उस दोनों स्थिति में उसका बचाव होता है। तो ये बहुत सारे चीजें मिला करके जो हमारी आधुनिक जो तकनीक है, वो कहीं ना कहीं पुराने तकनीक पे, प्राचीन तकनीक पे नहीं टिक पाती है, क्योंकि प्राचीन तकनीक में प्रकृति का, लोगों की आवश्यकताओं का, और जो एक संयमित विकास होना चाहिए, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता था। तो क्या उसका ध्यान तिलक जी अभी नहीं रखा जा रहा है क्या? और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये सामने आ जाती है कि जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनको यही समझ नहीं आ पा रहा है कि ये आपदाएं लगातार क्यों आ रही हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपदाएं इतनी क्यों आ रही हैं, इतना नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि आप भूवैज्ञानिक हैं, इसको बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। और ऐसे में वो जो लोग हैं, जो उस चीज से उलझे हुए हैं, जो इनका सामना कर रही है आपदाओं का, उनको इसका सामना किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से वो इनका सामना करे, इसकी भी जानकारी आप दीजिए। देखिए, सामना करने का तो एक सबसे पहले है कि जो हमारी नीति है, सरकारी नीति बनती है, या फिर जो इस क्षेत्र में जो विकास की नीति है, उसमें कहीं ना कहीं एक संयम की आवश्यकता है कि हम जिस तरीके से पहाड़ों को काटते हैं, जिस तरीके से वहां के हाइड्रोलॉजी के बारे में जिस तरीके से हम लोग लापरवाही करते हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं एक संयम की आवश्यकता है। कंक्रीट हेवी कंस्ट्रक्शंस को हमें ध्यान में रखना होगा। जो पहाड़ों के जो ढलाव हैं, उनका ज्यादा ध्यान रखना होगा, और जो छोटे स्तर पे मान लीजिए जो इंडिविजुअल जो घर बनाते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं आजकल के तारीख में ये हो गया है कि आज आप सीमेंट का घर बनाना, लकड़ी के घर बनाने से, या फिर जो ट्रेडिशनल घर बनते थे उसके हिसाब से बनाना ज्यादा आसान और ज्यादा सस्ता हो गया है।
वो आसानी से सीमेंट मिल जाता है, आसानी से बालू मिल जाता है, इस तरीके की चीज होता है। तो कहीं ना कहीं उसको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। नीतियां हैं, नीतियों को लागू करने की जरूरत है। अगर पहाड़ों के को ध्यान में रख करके जब आप सरकारी नीति देखें तो ऐसा नहीं है कि सरकार की नीतियों में इसको आंख देख करके आंख बंद किया हुआ है। सरकार ने नीतियां हैं, लेकिन उसको लागू करने में कहीं ना कहीं जो कोताही बरती जाती है, उसके कारण आपको लोगों को जो सब्सिडी देने की गुंजाइश बनती है, या फिर अगर जो है भी उसका सही तरीके से पालन हो, तो उसमें एक सामंजस्य की आवश्यकता है। आजकल के जो आधुनिक तकनीक है उसमें भी मान लीजिए जो प्लास्टिक है, जो रीइंफोर्स प्लास्टिक जिसको कहा जाता है, उन सब चीजों को बढ़ावा दिया जा सकता है और उन सब चीजों को बढ़ावा दिया भी जाना चाहिए। उससे भी कहीं ना कहीं जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे जो काफी भारी होता है, उस पे जो हमारी निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है। इको सेंसिटिव, जैसे मान लीजिए कि छत को अगर इसमें झुकाव डालना है, स्लोप डालना है, तो वो हम आज भी डाल सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर मान लीजिए कि एक जो दूसरे प्लेन्स में, जैसे दिल्ली में, मुंबई में जैसे घर बनता है, उसको ध्यान में रख कर अगर हम वहां करेंगे तो फिर उसकी दिक्कत तो होगी। और इससे एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि सांस्कृतिक स्तर पे जो बदलाव हो रहा है, जो मान लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहर के लोग पहाड़ों की तरफ जा करके ज्यादा बस रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो उन लोगों में एक वहां की संस्कृति को लेकर के, वहां के पर्यावरण को लेकर के जो चेतना होनी चाहिए, उसको भी बढ़ावा इसी से देने जुड़ा की हुआ मेरा गुंजाइश। भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड जैसी जगह में हम देख रहे हैं कि एक आय का स्रोत हो गया है, पर्यटक जो है वहां पर पहुंचते हैं, इसलिए होटल का निर्माण बहुत ज्यादा होने लगा है। कहीं ना कहीं होटल के निर्माण की वजह से भी तो प्रकृति पर ज्यादा असर पड़ रहा है। क्या मानेंगे आप इसको लेकर? टूरिज्म कहिए कि एक प्रमुख कारण है, और इसमें हमारा जो हाल के वर्षों में जो धर्म के क्षेत्रों पे जो केदारनाथ है और भी कई सारे जो हमारे प्रमुख तीर्थ हैं, वहां पे लोगों की तादाद काफी बढ़ी है। उसमें और तादाद बढ़ी है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं, और उन सुविधाओं को बढ़ने में एक प्रमुख सुविधा रहने की होती है, तो जिसमें अब होटलों की संख्या भी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसमें आवश्यकता है, लोगों को रोजगार चाहिए, और टूरिज्म मान लीजिए कि सबसे सस्टेनेबल तरीकों में माना जाता है। मान लीजिए कि दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दुनिया भर में मिल जाते हैं, जिसमें टूरिज्म को एक लो कार्बन ग्रोथ इकोनॉमी माना जाता है। क्योंकि टूरिज्म में लोग जाते हैं, लोग रहते हैं, लोग आते हैं, फैक्ट्री नहीं बनती है। तो टूरिज्म को अगर हम सही तरीके से करेंगे तो टूरिज्म सस्टेनेबल किया जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर नदी के तलहटी पर होटल बनेगा तो फिर वो दिक्कत है। तो हमें रेगुलेट करने की जरूरत है कि कहाँ होटल बने, किस जगहों पे मान लीजिए लोग रहें। जहां पे रोपवे बनाने की गुंजाइश है वहां पे हम सड़क ना बनाएं। अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसी जगह पे जहां पर कि खच्चरों पे या घोड़ों पे लोग यातायात कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम परहेज रखें। इन सब चीजों को ध्यान में अगर हम रखेंगे तो मान लीजिए टूरिज्म, और उसमें भी रिलीजियस टूरिज्म से बेहतर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई जरिया है ही नहीं। और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे पर्यावरण भी बचा रहेगा, इससे मान लीजिए कि धार्मिकता भी को भी अनुभव करने का लोगों को मिलेगा। और इसके तमाम मान लीजिए कि आज के समय में तो जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो प्राकृतिक के क्षेत्रों में लोगों को जाने की जो जरूरत है, उसका तो आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शहरों की जिंदगी में तो बहुत तनाव हो गया है, बिल्कुल, तो लोगों को इसकी जरूरत है। लेकिन उसको बैलेंस अगर हम रखेंगे, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बैलेंस इसको रखना बेहद जरूरी है। और ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसको बैलेंस किस तरीके से रख रहे हैं। फिलहाल तिलक जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।